नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी आज के इस ऐतिहासिक दिन गर्व की अनुभूति कर रहे होंगे। वर्षों से हम अपने उसी संसद भवन के अंतर्गत, जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था, आज़ादी के बाद भी अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संचालन कर रहे थे। आज उसकी जगह पर इस देश को नया संसद भवन मिला है, जो कि भारत के लोगों के द्वारा निर्मित किया गया है। इसके साथ ही साथ उस प्राचीन संसद से बहुत सी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर हमारा संविधान निर्मित हुआ और वो संसद भवन अब तक लोकतंत्र के मंदिर के रूप में था। आज उसे संविधान सदन का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है और उसे संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरी ओर नई संसद प्राप्त हुई और उस नई संसद की शुरुआत ही ऐतिहासिक रूप से हुई। 27 वर्ष से जिस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने का इंतज़ार चल रहा है, आप ठीक समझ रहे हैं, महिलाओं के लिए संसद के लोकसभा में और राज्यों में विधानसभाओं में आरक्षण देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक, आज उसे लोकसभा में पुनः प्रस्तुत कर दिया गया है और सरकार के द्वारा उसे नारी शक्ति वंदन का नाम दिया गया है। यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो भारत के लोकतंत्र की विजय के रूप में देखा जाना चाहिए। दरअसल 27 वर्ष तक हमें महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने का इंतज़ार क्यों करते रहना पड़ा। हालांकि अभी भी यह इंतज़ार समाप्त नहीं हुआ है। उम्मीद ज़रूर है कि यह इंतज़ार शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। और इसकी आवश्यकता क्यों है? हमारे देश में हमारे राजनेताओं के द्वारा महिलाओं के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होता रहा है, यदि इसकी हम वानगी देखें तो हमें एक सभ्य पुरुष कहने पर भी शर्मिंदा होना पड़ता है। जैसे कि कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई। नैना साहनी का तंदूर कांड हुआ, जिसमें कि एक पार्टी के एक नेता के द्वारा जिंदा ही नैना साहनी को तंदूर में जला दिया गया। या उत्तर प्रदेश के एक विधायक अमरमणि त्रिपाठी के द्वारा एक कवयित्री और अपने मित्र मधुमिता शुक्ला की बर्बर हत्या करवा दी गई। या इसी तरह से कुछ अन्य राजनेताओं के द्वारा कविता चौधरी नाम की एक महिला की हत्या करवा दी गई। और न जाने ऐसी कितनी घटनाएं भरी पड़ी हैं। जब किसी महिला के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के संबंध में देश के रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, यदि वे किसी महिला या किसी लड़की के साथ कुछ बुरा बर्ताव करते हैं तो उसको इतने हल्केपन में लिया जाता है। या महिलाओं के रूप रंग बनाव श्रृंगार या उनको व्यक्तित्व को लेकर के पुरुष राजनेताओं के द्वारा अक्सर ओछी टिप्पणियां की जाती रही हैं, जिसमें कि सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सभी दलों के सांसद
समान रूप से भागीदार होते रहे हैं। जैसे कि शरद यादव ने जब इस महिला आरक्षण विधेयक को पहली बार संसद में पेश किया गया था, उस समय कहा था कि ये परकटी महिलाओं के लिए है और ये हमारी महिलाएं अर्थात गांव में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो महिलाओं के लिए परकटी महिलाएं शब्द का प्रयोग करना, या इसी प्रकार से शरद यादव ने ही एक बार संसद में किसी भाषण के दौरान दक्षिण भारत के महिलाओं के सौंदर्य का बड़ा ही विभत्स चित्रण किया और उनके शरीर के विभिन्न अवयवों का अपने हाथों से संकेत करते हुए बखान करना शुरू किया। या लालू यादव ने कभी किसी सड़क के उबड़ खाबड़ होने के संबंध में बयान देते हुए लोकसभा की वर्तमान में सांसद और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी के गालों से उसकी उपमा दी थी। इसी प्रकार से खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का नाम दिया था। या किसी विधेयक पर चर्चा के दौरान एक बार कांग्रेस की महिला सांसद रेणुका चौधरी के हंसने पर उनकी तुलना शूर्पणखा से कर दी गई। इस प्रकार से हमारे देश के नेता महिलाओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं और महिला अधिकारों पर कितने गंभीर रहे हैं, इसकी वानगी इन घटनाओं से और इस प्रकार के वक्तव्यों से मिलती है। दूसरी ओर यदि हम दुनिया के अन्य देशों में देखें तो यदि इसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है या कोई बात कही जाती है तो वहाँ पर इस प्रकार का बयान देने वाले लोगों को दंडित किया जाता है। ब्रिटेन में एक बार एक पार्षद ने एक गर्भवती महिला जो चुनाव लड़ रही थी उनके बारे में इस प्रकार का बयान दे दिया था कि ये क्या कार्य करेंगी, ये तो बच्चे की नैपी ही बदलती रहेंगी और उसी में इनका समय बीत जाएगा। तो इसके लिए उन्हें औपचारिक रूप से क्षमा मांगनी पड़ी। ये इसी प्रकार से यूरोपियन पार्लियामेंट के अंतर्गत एक बार एक सांसद ने महिलाओं के बारे में कहा कि महिलाएं कम बुद्धि की होती हैं, महिलाएं छोटी होती हैं, महिलाओं में क्षमता कम होती है। तो इसके लिए उनको उनकी सदस्यता से कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार की चीज़ों को एक तरह से लगता है कि स्वीकार्य मान लिया गया है और इस प्रकार के बयान को दे करके ये सांसद या तथाकथित नेता, बड़े नेता अपने को किसी भी प्रकार के अपराध बोध से ग्रस्त महसूस नहीं करते हैं। 2018 में तब स्वर्गीय शरद यादव जिंदा थे, तब उन्होंने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में कहा था कि पहले ये पतली थी, अब ये मोटी हो गई हैं, थुलथुल हो गई हैं, अब इनको आराम की ज़रूरत है, अब इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। कितना गिनाया जाए, ऐसा बहुत कुछ है। ऐसे में नारी सशक्तिकरण की अपने देश में बहुत अधिक आवश्यकता है। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ और निर्भया की बर्बर ढंग से बलात्कारियों के द्वारा बलात्कार करके हत्या की गई, तब एक प्रकार की चेतना जागृत हुई थी और ऐसा लग रहा था कि नारी को सशक्त बनाने के लिए कानूनी स्तर पर और संवैधानिक स्तर पर कुछ गंभीर प्रयास किए जाएंगे। लेकिन वो भी कुछ समय के बाद मुद्दा शांत हो गया। लेकिन ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि जिस संविधान संशोधन विधेयक का 27 वर्ष से इंतजार किया जा रहा था, अब वह विधेयक लग रहा है कि पारित हो जाएगा और महिलाओं को लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में
33% सीटों पर आरक्षण प्राप्त हो जाएगा। और इसके माध्यम से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब महिलाओं की सीधे सीधे 1/3 भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी तो निश्चित रूप से न केवल हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, बल्कि इसके साथ साथ महिलाओं के प्रति अन्याय को रोक लगाने में भी सार्थक रूप से मदद प्राप्त होगी। यहीं पर सवाल ये भी उठता है कि सभी दल ये दावा करते हैं कि वो महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, फिर 27 वर्ष तक इस बिल को इंतजार क्यों करना पड़ा? यदि हम इसके इतिहास के पीछे जाएं तो बहुत पहले जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं, तब 1975 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कई दृष्टियों से काफ़ी अधिक असमान हैं, लेकिन उसी रिपोर्ट के अंतर्गत महिलाओं ने कहा था कि उन्हें किसी आरक्षण की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने दम पर अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगी। लेकिन आदर्श आदर्श है और यथार्थ को आदर्श में पूरी तरह से बदलना लंबे समय तक संभव नहीं हो पाया या कभी भी संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए सन 1996 में पहली बार जब देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को संसद में पहली बार प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और तमाम नेता जो अपने समय के कद्दावर नेता रहे हैं, जिसमें से कि कुछ अब हैं नहीं, जैसे मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, खुद लालू प्रसाद यादव, इन सब लोगों ने इस विधेयक को पारित करने के रास्ते में विभिन्न प्रकार के बहाने बना करके रोड़ा अटकाने की कोशिश की। यहाँ पर उन सरकारों की नियति पर भी प्रश्न खड़ा किया जाता है। खुद कांग्रेस पार्टी का इतने लंबे समय तक देश पर शासन रहा, यदि महिलाओं को समुचित भागीदारी कई लोकसभा चुनाव तक प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो कांग्रेस की जब पूर्ण बहुमत की सरकारें होती थीं तब इस प्रकार की पहल करनी चाहिए थी, तब उसने नहीं किया। बाद में जब गठबंधन सरकारों का दौर आया तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस दिशा में पहल किया, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थी और इसकी वजह से कांग्रेस चाह करके भी गठबंधन घटक दलों के दबाव की वजह से लोकसभा में इस विधेयक को पारित नहीं करवा पाई। यद्यपि इस विधेयक को वर्ष 2008 में संसद में राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 2010 में इसे पारित कर दिया गया था। उसके बाद लोकसभा में सरकार ने इसको पेश किया, लेकिन पारित करवाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके घटक दल में से कई दल इस विधेयक के विरोध में थे। तो उस समय कांग्रेस को ऐसा महसूस हो रहा था कि यदि इस विधेयक पर मतदान होगा और उसके घटक दलों ने इसका विरोध करते हुए मतदान विपक्ष में किया तो यह सिद्ध हो जाएगा कि सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं है और ऐसे में सरकार गिर सकती है। इसीलिए उस समय की सरकार ने ऐसा साहस नहीं किया लोकसभा में इस विधेयक को पारित करने का। वर्ष 2014 में उस लोकसभा का कार्यकाल के समाप्त हो जाने के साथ ही वह विधेयक भी समाप्त हो गया। अब उसी विधेयक को नए सिरे से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है और सरकार के द्वारा इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है और यह 128वां संविधान संशोधन अधिनियम है। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने पहले ही से कह रखा है कि उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो इस विधेयक को लोकसभा में लाया ही गया है। तो ऐसी स्थिति में इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार यह 128वां संविधान संशोधन अधिनियम निश्चित रूप से
पारित हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये संविधान संशोधन अधिनियम है और विशेष प्रकार का संविधान संशोधन अधिनियम है जिसको कि संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। लेकिन 2/3 बहुमत जुटाना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के घटक दलों में से अधिकांश इसके पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि कांग्रेस इस विधेयक के पारित करने के पक्ष में है। क्योंकि उनमें से घटक दल यदि विरोध करेंगे तो इंडिया गठबंधन की पोल खुल जाएगी, प्रारंभ में ही उनकी एकता खंडित हो जाएगी। और दूसरी ओर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, यह तो निश्चित रूप से इस संविधान संशोधन अधिनियम का समर्थन करेगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में आधे से अधिक राज्यों में सरकारें हैं, इसलिए आधे से अधिक राज्यों की सरकारों के द्वारा इस संविधान संशोधन अधिनियम का अनुमोदन भी कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसा लग रहा है कि नई संसद के इस सबसे पहले विशेष अधिवेशन में 27 वर्षों से इंतजार कर रहा यह संविधान संशोधन विधेयक निश्चित रूप से पारित हो जाएगा। इसका पारित होना एक औपचारिकता मात्र है। दूसरी बात ये कि इस विधेयक में क्या कहा गया है, तो बहुत सरल रूप में एक सामान्य आदमी के नज़रिए से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस विधेयक के माध्यम से महिलाओं को लोकसभा में और राज्यों के विधानसभाओं में 33% स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात कम से कम 33% स्थानों पर केवल महिला उम्मीदवार ही उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी, उन स्थानों पर पुरुष उम्मीदवार नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि लोकसभा में और विधानसभा में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान के लागू होने के समय से ही उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इस महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी, लेकिन इनके लिए जो सीटें आरक्षित होंगी वो उसी में से आरक्षित होंगी जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले से रिजर्व हैं। इनके लिए पहले से ही स्थान रिजर्व था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, यह है उसमें से 33% महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा और शेष जो स्थान होंगे उसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 33% स्थान रिजर्व होगा। अभी तक जहां तक जानकारी मिली है इस विधेयक के संबंध में, इसके अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए इस विधेयक में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। अब कई लोगों का ये था कि अति दलित के लिए अलग से कोई कैटेगरी हो, जैसा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग थी, लेकिन इस प्रकार का भी कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। तो इस तरह से इस विधेयक के अंतर्गत आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें थी, उनके अंतर्गत भी उसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है और कुल जो लोकसभा की सीटें हैं उन लोकसभा की कुल सीटों को देखते हुए, अर्थात कुल 543 सीटें हैं, उसमें से कुल 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। अब ये आरक्षण लागू कैसे होगा, तो इसके लिए ये कहा गया है कि रोटेशन सिस्टम के आधार पर ये लागू होगा, अर्थात प्रत्येक चुनाव के समय ये 1/3 सीटें जो है, जो कि लगभग 181 होंगी, 181 सीटें सुरक्षित होंगी
महिलाओं के लिए। और जब अगला चुनाव होगा लोकसभा का 5 साल बाद, या जब कभी बीच में लोकसभा भंग हो जाए उसके बाद, तो शेष में से इस 181 को छोड़ करके जो अन्य सीटें होंगी 543 में से, उसमें से 181 रिजर्व होगा। फिर अगली बार जो बची होंगी उसमें से 181 रिजर्व होगा। इस प्रकार से रोटेशनल ऑर्डर में, एक चक्रीय क्रम में, लोकसभा की 543 सीटों में से अलग अलग चुनावों के दौरान 181, 181, 181 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इससे व्यवहारिक रूप से एक ये भी होगा कि जैसे कि पहले एक ही स्थान से बार बार एक उम्मीदवार कई बार चुनाव लड़ते थे और निर्वाचित होते हुए लगातार सांसद बनते रहते थे, अब वो व्यवस्था भंग हो जाएगी। क्योंकि किसी को ये नहीं पता होगा कि जो इस लोकसभा के अंतर्गत उसका निर्वाचन क्षेत्र है, अगली बार रोटेशन के क्रम की वजह से वह महिला सीट डिक्लेयर हो जाएगी, महिला के लिए आरक्षित हो जाएगी, तो फिर वहाँ से कोई महिला चुनाव लड़ेगी। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान और भी रखना है कि 1/3 स्थान आरक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि महिलाएं केवल 1/3 स्थान पर ही चुनाव लड़ेंगी। 1/3 पर तो केवल वही उम्मीदवार होंगी। इसके अतिरिक्त जो 2/3 स्थान होंगे लोकसभा और विधानसभाओं के, उसमें पुरुष और महिला कोई भी उम्मीदवार हो सकते हैं। ये लागू कब होगा? तो अभी ये कहा गया है कि नई जनगणना होगी 2021 की जनगणना रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। तो जब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, इसके रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा और विधानसभाओं के सीटों का परिसीमन किया जाएगा। उस परिसीमन के माध्यम से सीटों की संख्या भी बढ़ेगी और उसके आधार पर उसके बाद ही इस विधेयक को या इस संविधान संशोधन अधिनियम को व्यवहारिक रूप से लागू करते हुए महिलाओं को 1/3 स्थानों पर लोकसभा में और विधानसभाओं में आरक्षण प्राप्त होगा। इस प्रकार से फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इसके लागू होने की संभावना कम है। ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव में शायद ये तत्काल प्रभाव से लागू न होने पाए, क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया, जनगणना के आंकड़े, इस सब में लंबा समय लगता है और अभी समय बहुत कम रह गया है। कुछ महीने ही रह गए हैं, 7-8 महीने ही चुनाव के लिए रह गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में यह इस अधिनियम के अनुसार चुनाव न होने पाए। फिलहाल यदि ये पारित भी हो जाता है तो ये हर्ष का विषय होगा। अब हम ये देखते हैं कि इस विधेयक के पारित होने का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो हमें याद होना चाहिए कि राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान स्थानीय स्वशासन की निकायों में, नगरीय निकायों के अंतर्गत और ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 स्थानों पर प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में संशोधन करते हुए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से सन 1992 में आरक्षण प्रदान किया गया और उसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर और नगरीय क्षेत्रों में, स्थानीय स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में काफ़ी मदद मिली और घर की चारदीवारी तक घूंघट के भीतर रहने वाली महिलाओं का एक्सपोजर हुआ और वो सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करने लगी। हालांकि उसमें अभी भी कुछ कमियां हैं और जो महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में स्थानीय स्वशासन के तहत निर्वाचित होती हैं, चुनी जाती हैं या ग्राम प्रधान वगैरह बनती हैं, ब्लॉक प्रमुख बनती हैं, तो उनके जगह पर उनके पति व्यवहार में भूमिका निभाते हुए देखे जाते हैं और एक नया शब्द ही विकसित हो गया, प्रधान पति। तो ये कुछ कमियां हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि महिलाओं का महत्व, महिलाओं की भूमिका
सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में और स्थानीय स्वशासन में पहले की तुलना में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पारित होने के बाद काफ़ी बढ़ी है। इस आधार पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये संविधान संशोधन पारित हो जाएगा तो इस संविधान संशोधन के पारित हो जाने के बाद निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी और उसकी वजह से जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और पुरुषों के ऊपर महिलाओं की जो निर्भरता है या महिलाओं की ओर से एक तरफा तौर पर पुरुषों के द्वारा जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उस पर रोक लगेगी और महिलाएं जो कदम कदम पर अन्याय का शिकार होती हैं, अत्याचार का शिकार होती हैं, आए दिन उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, अब उसके प्रति जागरूकता ज़्यादा होगी और उसको संवेदनहीनता के साथ इनकार करना संभव नहीं होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा और निश्चित रूप से ये भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। हम जानते हैं कि महिलाएं आधी आबादी हैं, तो ऐसे में जब तक आधी आबादी अपने अधिकारों से वंचित रहेगी, आधी आबादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वास्तविक अर्थों में भागीदार नहीं बनेगी, तब तक उस देश का पूर्ण रूप से विकास संभव नहीं होगा, तब तक उस देश का लोकतंत्र सही अर्थों में मजबूत नहीं होगा। इसलिए इस आधी आबादी को अधिकार दिलाने, उसका उचित हक दिलाने का ये कानून है, ये संविधान संशोधन विधेयक है। इसलिए इसके पारित होने पर निश्चित रूप से हमारे देश में सच्चे रूप में लोकतंत्र की स्थापना होगी और हर किसी को लोकतंत्र में अपनी उचित भागीदारी और अपना उचित अधिकार प्राप्त हो पाएगा। किसी भी देश में जब तक महिलाओं को उनका उचित हक प्राप्त नहीं होता, तब तक वास्तविक अर्थों में वह देश अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास तो नहीं कर सकता है, उसे एक सभ्य देश भी मानने में झिझक होती है। तो हमें इन दोनों ही कसौटी पर खुद को खरा साबित करना है। तो इसके लिए इस महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक का पारित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर हमें एक और चीज़ पर ध्यान देना होगा कि लोकपाल कानून का भी बहुत लंबा इंतज़ार हुआ था। 1963 से वो इंतज़ार शुरू हुआ और 2013 तक चलता रहा, तब जा कर के वो कानून बना। जब तक कानून नहीं बना था तब तक कई आंदोलन हुए और तब जा कर के संसद ने लोकपाल संस्था को स्थापित किया, उसका कानूनी प्रावधान किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज कोई लोकपाल का नाम ही नहीं लेता है। लोकपाल संस्था गठित हुई नहीं हुई, गठित हुई तो किस तरह से कार्य कर रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में कितने लोगों को जानकारी है? जबकि एक बहुत बड़े जन आंदोलन के रूप में यह खड़ा हुआ था। तो वही स्थिति महिला आरक्षण की भी न हो, इसके लिए हमें जागरूक होना होगा। केवल संविधान में प्रावधान कर दिया जाए, इतने से चीज़ें पूरी नहीं हो जाएंगी, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य फलीभूत होना चाहिए। इसलिए संवैधानिक प्रावधान होने के साथ साथ इसको यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए और जो 33% आरक्षण की व्यवस्था होगी, हर पार्टी के द्वारा अपने प्रत्याशियों में से 33% महिलाओं को जो सीटें दी जाएंगी, तो इसमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि केवल अपने परिवारजन के लोगों से ही इन महिला सीटों को न भरा जाए, बल्कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को उसमें भागीदारी मिलनी चाहिए, जो एक मुश्किल प्रक्रिया होगी। क्योंकि जब लोकतांत्रिक दलों के स्तर पर ही उनके भीतर लोकतांत्रिक
प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है तो फिर उम्मीदवारों के चयन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना करके महिलाओं को ये राजनीतिक दल समुचित रूप से बिना किसी भेदभाव के टिकट प्रदान करेंगे, इसकी संभावना थोड़ा कम ही है। तो इसलिए इस दिशा में भी कुछ निश्चित प्रावधान करने की आवश्यकता होगी, कुछ निश्चित चुनाव सुधार करने की आवश्यकता होगी, जिसमें हमारे निर्वाचन आयोग को भी सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी। निश्चित रूप से परिवारवाद और वंशवाद की जो राजनीति है, जिसमें लगभग सभी दल लिप्त हैं, कोई दल कुछ ज़्यादा कोई दल कुछ कम, उस प्रवृत्ति पर जरूर कुछ रोक लगेगी। पूरी तरह से समाप्त तो नहीं होगा, किंतु कुछ रोक लगेगी। यह भी इस कानून के बनने का एक सकारात्मक परिणाम होगा। तो इसके साथ ही हम यही कहना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए एक बहुत ही हर्ष का ये दिन है 19 सितंबर का। हमें यहाँ पर याद आ रही है मजरूह सुल्तानपुरी का कि एक मशहूर नज़्म जिसका शीर्षक है औरत, उसकी कुछ पंक्तियाँ, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिंदगी जेहद में है सब्र के काबू में नहीं, जिंदगी जेहद में है सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खुलने में है निकहत खमे गेसू में नहीं। जिंदगी जेहद में है सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खुलने में है निकहत खमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो आज तो अपने देश की सभी महिलाओं से हम यही कहना चाहेंगे कि आज आप मर्दों की बराबरी कर रही हैं, और आप 33% ही क्यों, 33% तो संविधान आपको दे रहा है। आप सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में इतना आगे बढ़ो कि आप आधी आबादी हो, इसलिए शासन प्रशासन में आपको आधी भागीदारी मिलनी चाहिए, तब जाकर के सही अर्थों में महिला का सशक्तिकरण होगा। लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है। ये 33% आरक्षण भी फिलहाल शुरुआत में कम नहीं है। हो सकता है कि इस 33% की बदौलत उत्प्रेरित होकर के, प्रोत्साहित होकर के राजनीति में जब महिलाएं आगे आएंगी तो वे, हो सकता है महिलाओं का ही कोई अपना राजनीतिक दल बन जाए, और जिसमें कि महिलाएं ही अपने पार्टी का नेतृत्व करें, और ऐसे में वे अपने दल के भीतर अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट दें। 33% आरक्षण वाली सीटों के साथ साथ अन्य जगहों पर भी वो सीटें दें, उनको अपना उम्मीदवार बनाएं। तो ऐसे में 33% से भी अधिक महिलाएं निर्वाचित होकर के आएंगी। ये हर्ष का विषय है कि लगभग पिछले 20 वर्षों में संसद में महिलाओं की संख्या में 59% की वृद्धि हुई। लगभग 49 के आसपास 1999 में महिला सांसदों की संख्या थी, और वर्तमान समय में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 हुई है। हालांकि ये कम है, लेकिन यदि हम उस समय से तुलना करके देखते हैं विगत 20 वर्षों में, तो ये अच्छी वृद्धि हुई है उनकी संख्या में। महिलाओं की राजनीति में स्वाभाविक रूप से भागीदारी बढ़ी है, लेकिन इस कानून के बनने के बाद उनकी भागीदारी और बढ़ेगी। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, और इस पर आप अपनी टिप्पणी करें, आप अपने विचार व्यक्त करें। यदि आप इन विचारों से सहमत नहीं हैं तो इसकी आप आलोचना भी करें या अपनी ओर से सुझाव भी प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।